नमस्कार। हमारी जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, उसमें आज का जो हमारा विषय रहेगा, जिस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, वो हमारा चर्चा का विषय रहेगा एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स ऑन एजुकेशन एंड देयर प्रैक्टिस। जब हम थिंकर्स की बात करते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में, तो हम दोनों ही एक एनालिटिकल स्टडी यानी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम पाश्चात्य और जो हमारे भारतीय विचारक हैं उनकी बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस श्रृंखला में वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं, पाश्चात्य विचारक हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पाश्चात्य विचारकों की जब शिक्षा के क्षेत्र में बात आती है, दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में, तो सबसे पहले जो एक नाम मुख्य रूप से लिया जाता है वो है प्लेटो का। प्लेटो एक विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं और शिक्षाविद रहे हैं, और ये भी एक बहुत ही सुखद चर्चा है कि प्लेटो खुद एक शिक्षक रहे हैं। प्लेटो का कहना था कि खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है, और बहुत ही सुंदर शब्दों में प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य दूसरी चीजों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, जबकि होना ये चाहिए कि मनुष्य खुद पर विजय प्राप्त कर ले और खुद पर काबू पा ले, क्योंकि मन जो है वो चंचल होता है, और मन और मस्तिष्क के द्वंद्व में जब मन जीत जाता है तो कई तरह के परेशानियां उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम मस्तिष्क पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, खुद पर काबू प्राप्त कर लेते हैं, तो हम जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, उसके बहुत करीब चले जाते हैं। तो प्लेटो ने शिक्षा और दर्शन के बारे में उनके क्या विचार थे, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो का संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि दर्शन, राजनीति एवं शिक्षा के क्षेत्र में जब महान विचारकों का उल्लेख एवं स्मरण किया जाता है, तब प्लेटो का नाम प्रथम लिया जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। पाश्चात्य शिक्षा जगत में प्लेटो का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। बुद्धि और बल में प्लेटो की तुलना गुरु बृहस्पति से की जाती है भारतीय संस्कृति में। और जब हम ज्ञान के उसकी बात करते हैं, तो गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, वो सबसे ज्यादा बुद्धि और बल में उनको माना गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब पाश्चात्य विचारकों की चर्चा की जाती है, पाश्चात्य दर्शन शास्त्रियों, पाश्चात्य बुद्धिजीवियों, पाश्चात्य शिक्षाविदों की जब चर्चा होती है, तो प्लेटो की तुलना जब करते हैं तो गुरु बृहस्पति का स्मरण किया जाता है। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस में ईसा के 428 वर्ष पूर्व हुआ था। वह एक साधन संपन्न परिवार से थे। उन्हें उस समय की श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। यानी प्लेटो जो है वो एक बहुत ही वेल सेटल, या जिसे हम कहें कि धनाढ्य जो परिवार था, वहां उनका जन्म हुआ था, और उन्हें पूरी सुख सुविधाएं मिली थी, और उन्हें एक स्तरीय जो उच्च कोटि, या उच्च कोटि तो नहीं मैं कहूंगी, उच्च वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिली, और उनकी शिक्षा भी उसी तरह से प्राप्त हुई। प्लेटो का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस चीज को भी स्मृत नहीं किया जा सकता कि प्लेटो प्रसिद्ध विचारकों में जो सुकरात के विचार थे उनसे बहुत प्रभावित थे, और आगे चल के प्लेटो सुकरात के शिष्य हुए, यानी सुकरात को उन्होंने अपना गुरु माना। 10 वर्षों तक विश्व के अनेक देशों में भ्रमण करने के उपरांत जब वह स्वयं अपने स्वदेश लौटे, और तो उन्होंने वहां एक शैक्षिक अकादमी की स्थापना की तथा शिक्षक की भांति कार्य किया। अध्ययन, अध्यापन, लेखन एवं शिक्षण में उनका जीवन बीता। 80 वर्ष की आयु में प्लेटो का देह अवसान हो गया। प्लेटो की पुस्तकों में रिपब्लिक बहुमूल्य कृति है। प्लेटो की जब हमने जीवनी की बात करी, तो मुख्य कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनका जो जन्म है प्लेटो का, वो जन्म उनका यूनान में हुआ था, और 428 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। साधन संपन्न परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे स्कूल और विश्वविद्यालय में हुई, और वो जो प्रभावित हुए वो सुकरात के विचारों से प्रभावित हुए। आगे चल के उन्होंने सुकरात को अपना गुरु माना और उनके शिष्यत्व को स्वीकार किया, और 10 वर्षों तक विश्व के अनेक देशों में भ्रमण के उपरांत अपने देश आकर के उन्होंने एक शैक्षिक अकादमी की स्थापना की, और वहां
शिक्षक की भांति कार्य किया। अध्ययन अध्यापन लेखन में उनका जीवन बीता और 80 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा प्लेटो ने ले लिया। और प्लेटो की जो पुस्तक है उसमें रिपब्लिक बहुमूल्य कृति है। यह संक्षिप्त परिचय हमने प्लेटो का जाना, क्योंकि जब हम किसी भी विचारक और दार्शनिक और शिक्षाविद की बात करते हैं तो उसकी थोड़ी सी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को जान लेना भी आवश्यक होता है, जिससे आगे चल करके हमें उसका जो दर्शन है, उसका शिक्षा दर्शन है या फिर उसका आध्यात्म दर्शन है, उसको समझने में आसानी होती है। शिक्षा का अर्थ किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तब वहां पे कहा गया है कि गुरु सुकरात के वाक्य सद्गुण ही ज्ञान है को प्लेटो ने अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसका तात्पर्य है कि सिद्धांत की उत्तमता के साथ कार्य और सिद्धांत में एक रूपता, यानी सद्गुण, यानी ऐसी शिक्षा जिससे सद्गुण, अच्छे गुणों का विकास हो सके। ये जो सुकरात प्लेटो के गुरु हुए हैं, उनका जो ये वाक्य था उसको प्लेटो ने अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया, जिसका मतलब है कि सिद्धांत की उत्तमता के साथ कार्य और सिद्धांत में एक रूपता। यानी कहने का तात्पर्य ये है, यदि मैं बोलचाल की भाषा में आपको इसको बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ या आपके मस्तिष्क तक इसको पहुंचाना चाहूँ, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ था कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। संपूर्ण विकास के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है और शिक्षा का उद्देश्य सही ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करना ही है। तो प्लेटो ने इस प्रकार से जो शिक्षा है वो उसका एक अर्थ बताया था। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न करता है। इस प्रशिक्षण से विद्यार्थी योग्य हो जाते हैं कि हम उस वस्तु से सदैव घृणा करें जिससे हमें घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु से हम प्रेम करें जिसे हमें प्रेम करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सुंदर बात कही गई है यहाँ पे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा में कहा गया है कि ऐसा प्रशिक्षण जिससे बालकों में उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुण उत्पन्न हो सके। और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी ये समझ ले कि जिस वस्तु से घृणा करनी है उससे घृणा करे और जिससे प्रेम करना है इससे प्रेम करे। मैं जानती हूं कि ये जो अभी एक वाक्य आपके सामने कहा गया, इसको सरल शब्दों में समझना बहुत ही जरूरी है। जिससे घृणा करनी चाहिए, यानी जो अनैतिक कार्य है, अमानवीय कार्य है, अगुण वाले कार्य है, अगुण वाली विचारधारा है, उनसे सदैव हमें घृणा से मतलब है कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनको आत्मसात नहीं करना चाहिए। और जो सद्गुण है, आदर्श है, मूल्य है, चरित्र है, मानवता है, उनसे हमेशा प्रेम करनी चाहिए, यानी उनको जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। ये प्रशिक्षण जीवन के आरंभ से ही होता है। ये स्पष्ट है कि शिक्षा का कार्य बालकों को उचित अनुचित का ज्ञान कराना है। शिक्षा शरीर और आत्मा की सभी पूर्णता जिसके लिए वो उपयुक्त है देने में योग्य पाई जाती है। यानी शिक्षा का कार्य बालकों को उचित और अनुचित, अभी हमने बात करी कि जिससे घृणा की जानी चाहिए उससे सदैव घृणा करें और जिससे प्रेम किया जाना चाहिए उससे सदा प्रेम करें। देखिए, सत्य, मानवता, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता, समन्वयता, सामंजस्य, ये सब एक अच्छी चीजें हैं, ये मानवीय चरित्र है। यानी इनको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। उसके बाद में है झूठ बोलना है, चोरी करना है, किसी का अहित करना है, कोई क्राइम करना है, कोई अनाचार और अत्याचार करना है, इस तरह की चीजें हैं वो अनुचित है, तो उनसे हमेशा हमें घृणा करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो शिक्षा जो है वो शरीर और आत्मा की पूर्णता जिसके लिए वो उपयुक्त है दोनों में को देने में
योग्य होती है। तो इस प्रकार से जो प्लेटो है उन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसके अर्थ को बताने में बताया है, और उन्होंने कहा है कि इसका यदि हम एक मर्म समझने की कोशिश करें तो प्लेटो ने कहने की कोशिश करी है कि ऐसी शिक्षा जो सदाचार और विचार और मूल्यों पर आधारित हो वो शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कही गई है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा में अंतर नहीं होनी चाहिए, समरूपता और समानता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि जो प्लेटो है उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को किस प्रकार से बताया है, क्या शिक्षा के उद्देश्य लेकर के प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो आगे बढ़ी। प्लेटो के अनुसार शिक्षा वह सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो सर्वोत्तम व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है। प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा का सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, शिक्षा वह सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो सर्वोत्तम व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है। सर्वोत्तम कौन हो गया? जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। जब बालक जन्म लेता है तो सभी सर्वोत्तम है, सभी श्रेष्ठ है, लेकिन शिक्षा वो ऐसा एक आधार है, एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो है वो सर्वोत्तमता को प्राप्त करता है, और सर्वोत्तम वही होता है जो शिक्षा को प्राप्त करता है। ये जब प्लेटो ने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की तो ये उनके द्वारा ये वाक्य कहा गया था। शिक्षा के उद्देश्यों में जो दूसरा शिक्षा का उद्देश्य प्लेटो लेके चले वो था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिकता का विकास करना, यानी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अनैतिकता से दूर ले जाकर के मनुष्य को नैतिकता के करीब ले आए। नैतिकता यानी आप जब अपने अधिकारों की चर्चा करते हैं तो आपको अपने कर्तव्य का स्मरण होना चाहिए। आप जब अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रहना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता के कारण किसी के जो दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसमें तो हनन नहीं पड़ रहा। आपके अधिकारों की चाहत में कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप कर्तव्य विहीन हो रहे हैं। आपके अधिकारों के कारण किसी दूसरे के जो अधिकार है उनका हनन तो नहीं हो रहा है। और नैतिकता में सब कुछ आ जाता है, मूल्य आ जाते हैं, आदर्श आ जाता है, सत्य आ जाता है, मानवता आ जाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता का विकास करना है। विद्यार्थियों को दुख सुख, मित्रता, घृणा तथा प्रेम के भाव का जब तक भली भांति ज्ञान नहीं हो तब तक उनमें अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए। यानी जब बालक छोटा होता है और जब बालक शिशु अवस्था और बाल्य अवस्था में होता है उस समय जब वो विद्यार्थी होते हुए भी उसे सुख क्या है, दुख क्या है, मित्रता क्या है, घृणा क्या है, प्रेम क्या है, इन ये जो भाव है मनुष्य के, इन भावों का जब तक भली भांति ज्ञान नहीं होता तब तक उनमें अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए। अच्छी आदतें क्या है? अच्छी आदतें हैं सदाचार हैं, आदर्श हैं, उसके बाद में संस्कृति और हमारा जो संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाना है, समन्वय है, सामंजस्य है, सहिष्णुता है, सहयोग की भावना है, सकारात्मकता है, ये सब अच्छी आदतें हैं। इनका विकास विद्यार्थियों में किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा विवेक की प्राप्ति पर विद्यार्थियों को संसार की विभिन्न वस्तुओं में सामंजस्य का अनुभव करना है। यानी शिक्षा के द्वारा विवेक की प्राप्ति पर विद्यार्थियों को संसार की विभिन्न वस्तुओं में यानी संसार के जितने भी भौतिक और अभौतिक जो संसाधन है उनमें सामंजस्य का अनुभव करवाना है विद्यार्थियों को। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। और वो कब होगा? जब वो विवेकशील हो जाएंगे तब वो ऐसा होगा। उसके बाद में जब शिक्षा के आगे उद्देश्यों में बात करते हैं प्लेटो के अनुसार तो एक कथन हमारे सामने आता है और वो है शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का सम विकास करना। सम यानी केवल किसी एक पक्ष में हमें विकास नहीं करना है, सम विकास करना है। सम का मतलब साथ साथ यानी दूसरी चीजें भी चलती रहेंगी। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे जीवन का निर्माण करना है जिसमें सौंदर्य, न्याय और प्रेम विद्यमान हो।
यानी ऐसा जीवन का निर्माण करना। सौंदर्य, सौंदर्य से यहाँ कोई वो सुंदरता, कोई ब्यूटी वाली सुंदरता की हम बात नहीं कर रहे। सौंदर्य का मतलब है मन की सुंदरता, सौंदर्य का मतलब है सकारात्मकता, सौंदर्य का मतलब है मानवता, सौंदर्य का मतलब है सहिष्णुता। ये सारी चीजें जब शिक्षा की बात करेंगे तो सौंदर्य में शारीरिक सुंदरता की बात नहीं की गई है, अपितु सौंदर्य का मतलब चारित्रिक सुंदरता की बात की गई है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो न्याय की बात आती है, यानी आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे किसी दूसरे के साथ का अहित हो या अन्याय हो रहा हो। न्याय यानी जो सही है वो सही है और गलत है वो गलत है। और उसके साथ ही प्रेम, प्रेम का मतलब है कि आपस में एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कल्पना करना, एक दूसरे के प्रति आप में संवेगों का होना और सकारात्मक होना, यही प्रेम है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे जीवन का निर्माण करना है जिसमें सौंदर्य, न्याय और प्रेम विद्यमान रहे। उपरोक्त 3 शब्द लगभग समानार्थी हैं। हमने अभी भी सम विकास की बात करी है, तो वहां पे है कि उपरोक्त जो 3 शब्द, अभी मैंने 3 शब्दों पर आपसे चर्चा करी। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि सौंदर्य, सौंदर्य के बाद में मैंने आपसे कहा न्याय, और न्याय के बाद में कहा प्रेम। यानी प्लेटो मानते हैं कि ये 3 चीजें होनी चाहिए सम विकास के लिए। और ये उपरोक्त जो तीनों शब्द हैं वो समानार्थी, लगभग समानार्थी हैं। यानी विद्यार्थियों का समन्वित चरित्र सदैव ऊर्जा से परिपूर्ण और सामाजिक सहयोग वाला हो। जब विद्यार्थी, जब बालक सौंदर्य की अनुभूति करेगा, जब बालक न्याय परक होगा और जब बालक प्रेम से परिपूर्ण होगा, तो स्वाभाविक है कि उसका समानार्थी और उसका सम विकास होगा। और विद्यार्थियों का समन्वित चरित्र जो होता है वो सदैव ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और सामाजिक सहयोग वाला होता है। जब मनुष्य में ये 3 जो शब्द हमने कहे हैं, जब वो सौंदर्य देखने वाला हो, उसके बाद में वो न्यायपरक हो और उसके बाद वो प्रेम करने वाला हो, यदि ये तीनों गुण, यदि इन तीनों शब्दों का जो शब्दों की जो महत्ता है, इन तीनों शब्दों का जो चरित्र है, उस चरित्र से परिपूर्ण यदि बालक होगा तो उसका जो समन्वित चरित्र होगा वो ऊर्जावान होगा। और ऊर्जावान जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा सामाजिक सहयोग वाला होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए हम बात करना चाहेंगे कि व्यक्ति में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य है कि सुंदरता, और सुंदरता में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हो। कैसा सत्य हो? जो शिव हो। शिव का मतलब यहाँ पे भगवान शिव के लिए नहीं कहा गया है, शिव का मतलब है यहाँ पर कल्याणकारी हो और सुंदर हो। सुंदर का मतलब है सकारात्मकता। देखिए, सत्य का मतलब सत्य है, यानी जो भी चीजें हो वो सत्य पर आधारित हो। शिवम हो यानी शिक्षा में ऐसा ज्ञान हो, यानी ज्ञान जो शिक्षा में समाहित जो ज्ञान है, या ज्ञान की जो प्राप्ति, या ज्ञान को जो प्रदान किया जाता है, या ज्ञान को जो ग्रहण किया जाता है, वह सत्य पर आधारित हो। शिवम यानी कल्याण करने वाला हो, विश्व का, समाज का, जगत का, संसार का, व्यक्ति का, खुद का कल्याण करने वाला हो। और सुंदर हो, सुंदर का मतलब कि वो सकारात्मक सोच वाला हो। यदि ऐसी भावना का विकास होता है तो निश्चित रूप से शिक्षा जो है वो ज्ञान की प्राप्ति ली जाती है। प्लेटो ने शिव को सर्वोपरि स्थान दिया है। नैतिकता के लिए शिव से कल्याणकारी अन्य कोई नहीं। शिव में न्याय है, उदारता है, धैर्य है, साहस है, आत्मनियंत्रण है, ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। यानी जो प्लेटो है वो पाश्चात्य दार्शनिक जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शिव को सर्वोपरि स्थान दिया है। यानी जो हमारे अदृश्य शक्तियां हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, या जिनके हम कल्पना करते हैं कि वो हमारे इष्ट हैं या कल्याणकारी है, उनमें प्लेटो ने पाश्चात्य दार्शनिक होते हुए भी भगवान शिव को सबसे ऊपर स्थान दिया है, सबसे सर्वोपरि माना है। क्योंकि नैतिकता के लिए मनुष्यता क्या है? मनुष्यता नैतिकता है। नैतिकता कहाँ से आती है? जब हम बात कर रहे हैं कि नैतिकता आएगी ज्ञान से, शिक्षा से नैतिकता आएगी, और नैतिकता के लिए शिव से कल्याणकारी कोई और नहीं है। यानी शिव का
पर्यायवाची ही कल्याण है, तो कल्याणकारी कोई ऐसे नहीं है। ऐसे में शिव में न्याय है, उदारता है, धैर्य है, साहस है, आत्मनियंत्रण और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। न्याय यानी जो शिव है कल्याणकारी है वो न्यायपरक होगा। उदारता, जो शिव है कल्याणकारी है वो दूसरों के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार होगा। शिव है वो धैर्यशाली है, यानी उसमें धैर्य होगा, समता होगी। उसके बाद में साहस यानी साहसी होगा। शिव है तो वो साहसी भी है, यानी कल्याण की जहां पे बात आएगी वहां पे साहस अपने आप आ जाएगा। आत्मनियंत्रण यानी कल्याणकारी जो चीजें हैं वो आत्मनियंत्रण की चीजें हैं। जब हमने प्लेटो पे आज चर्चा करना शुरू किया था तो हम सबसे पहले हमने बात करी थी कि प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति यदि खुद पर काबू पा लेता है तो वो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तो आत्मनियंत्रण यानी कल्याण हम कब कल्याणकारी हो सकते हैं, जब हमारा खुद पर नियंत्रण हो और ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से प्लेटो ने शिव को सर्वोपरि स्थान दिया है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य राज्य की एकता की रक्षा करना है। यानी जो प्राचीन काल की बात करें और आज भी यदि बात करें तो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीयता और नेशनलिटी की भावना, राष्ट्र की भावना आती है और अपने राष्ट्र के प्रति हमारी एक भावना है, जहां पर राज्य की एकता की रक्षा करना। यानी एक राज्य में जो भी राज्य है उनमें भिन्न भिन्न जातियां हैं, भिन्न भिन्न जिला हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, खान पान भोजन इनकी विभिन्नता होते हुए भी उनमें एक एकता है और उस एकता की रक्षा करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। राज्य व्यक्ति की नैतिक शक्ति का सबसे बड़ा संगठन है, ऐसा प्लेटो का मानना था। यानी राज्य जो है वो व्यक्ति की नैतिक शक्ति का सबसे बड़ा संगठन है, ऐसा प्लेटो मानते थे। और उन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों में सहयोग और सद्भावना का विकसित करना है। यानी शिक्षा क्या करेगी, सद्भावना और सहयोग करेगी। बिना किसी स्वार्थ के समुदाय के प्रति विश्वास और भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना है। राज्य की उन्नति शिक्षा द्वारा संभव है, अर्थात कर्तव्य पालन आवश्यक है। प्लेटो ने कहा है कि बिना किसी स्वार्थ के, यानी मनुष्य जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उस शिक्षा में स्वार्थ समाहित नहीं होना चाहिए। यानी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो स्वार्थ परक नहीं होना चाहिए, अपितु कैसा होना चाहिए कि बिना किसी स्वार्थ के, यानी स्वार्थ रहित रहते हुए किसी समुदाय के, किसी समाज के, संस्कृति के, राज्य के प्रति जो विश्वास और भाईचारे की भावना को विकसित करना है वही शिक्षा है। और राज्य की जो उन्नति है वो शिक्षा द्वारा संभव है, अर्थात कर्तव्य पालन आवश्यक है। देखिए यहाँ जब राज्य की उन्नति शिक्षा द्वारा संभव है तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जब हम भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी बात करते हैं तो हमारे जब शिक्षा के प्रतिशत, यानी शिक्षा के प्रतिशत दर की जब हम बात करते हैं तो केरल का नाम सबसे पहले हमारी जिह्वा पर आता है, चर्चा में आता है, विचारों में आता है, सोच में आता है। और सत्यता भी वही है कि केरल का नाम सबसे पहले आता है। क्यों आता है कि क्योंकि भारत में केरल जो ऐसा राज्य है जहां के शिक्षा का प्रतिशत सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। और ऐसे में जो किसी भी राज्य की जो उन्नति है वो क्या है, शिक्षा के द्वारा संभव है, अर्थात कर्तव्य पालन। और शिक्षा ग्रहण करना कर्तव्य है। क्यों है, क्योंकि पशु जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है और मनुष्य में और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक है और पशु जो है असामाजिक नहीं है, असामाजिक है। तो जो सामाजिक प्राणी है उसके लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है और शिक्षा का हम 100% शिक्षा से ही हम कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की। और शिक्षा के उद्देश्यों में सुप्त विवेक को जागृत करना है। सुप्त विवेक, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुप्त विवेक कौन सा होता है। अगर आप में से किसी ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है और नहीं भी किया है तो मैं आपके साथ चर्चा कर लेती हूँ कि मनोविज्ञान जो है, जब हम मन के विज्ञान को पढ़ते हैं तो वहां पे हम इस चीज को पूरे विस्तार से हम देखते हैं कि जो हमारा विवेक है, हमारा मस्तिष्क है और हमारी चेतना है वो 3 अवस्थाओं में है। एक है जागृत अवस्था,
अवस्था, दूसरा होता है अर्ध जागृत और तीसरा होता है सुप्त विवेक, यानी जागृत विवेक, अर्ध जागृत विवेक और सुप्त विवेक। तो शिक्षा जो हमारी है वो सोए हुए विवेक को जागृत करने के लिए होती है। विद्यार्थियों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें क्रियात्मक सक्रियता की उपलब्धि करवाना भी शिक्षा का उद्देश्य है। यानी वो जो सोया हुआ हमारा विवेक है उसको जागृत करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके और क्रियात्मक यानी करो और एक्टिव रहो, सृजन की जो उपलब्धि करवाना है वो शिक्षा का उद्देश्य है। जब यहाँ मैं सुप्त विवेक और शिक्षा की चर्चा कर रही हूँ तो मेरे स्मरण में अभी अभी एक बहुत ही जो हमारे व्याकरणाचार्य रहे हैं उनका नाम आया है। हमारे यहाँ पे वरदराज करके, भारत में एक वरदराज करके एक व्याकरण के ज्ञाता रहे हैं जो 7 वर्षों तक गुरुकुल में पढ़ते रहे और 7 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ने के बाद भी जब वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, उन्हें वो उनके मस्तिष्क में, उनके विवेक में जो गुरु ज्ञान दे रहा था वो समाहित नहीं हो पा रहा था। तो गुरु ने बहुत ही निराश होते हुए उन्होंने कहा कि वर्धमान, शिक्षा प्राप्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम घर लौट जाओ। बहुत ही निराश और बहुत ही दुखी मन से वरदराज जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी और उन्होंने देखा कि एक कुआं उन्हें दिखाई दिया। वो कुएं के पास गए और जाकर के जब पानी के लिए उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो कुएं की मेड़ थी वो पत्थर की थी और जो कुएं में से पानी निकालने की जो रस्सी थी वो सूत की थी। और जो सूत की रस्सी के आने जाने से बार बार पानी निकालने से, यानी जो भी पात्र था वो नीचे जाता फिर पानी लेके ऊपर आता। इस प्रक्रिया में जो वो सिल थी यानी पत्थर की सिला थी उस पर भी निशान पड़ गए उस सूत के, जो इतनी कोमल होती है सूत। और वरदराज के मन में विचार आया कि यदि इस कच्चे सूत से पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं तो मेरा ऐसा क्या विवेक है कि जिसमें ज्ञान के अंकुर नहीं फूट सकते। और वो पुनः गुरु के पास लौट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब शिक्षा ग्रहण करूंगा। और वहां से एक कहावत या एक लोकोक्ति प्रचलित हुई, वो ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। यानी अगर निरंतर अभ्यास किया जाएगा तो सुप्त जो विवेक है वो भी विवेकशील हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगला जो हमारा व्याख्यान की श्रृंखला होगी उसमें हम प्लेटो की जो बाकी शिक्षा की नीतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।